कोई इशू नहीं है। तो हम इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे लास्ट में। तो अब देखो इस चैप्टर में वैसे आज जो हमने था प्रैक्टिस ही करना था, क्योंकि आगे आपका जो है फेज टेस्ट होने जा रहा है ना, तो उसमें भी ये चैप्टर आना ही है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है, इसमें कुछ थियोरटिकल पार्ट है जो इस साल एक्चुअली जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड में से तो हटा दिया है, और कंपटीशन के लिए भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन फिर हम उसका एक व्यू जरूर ले लेंगे, थियोरटिकल पार्ट है। तो वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। आपका मटेरियल है ऑनलाइन, उसी में अवेलेबल है आपके पास। ये अपना ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है इस चैप्टर का उसी में है, वहां से भी देख सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा आपको इसको समझा देता हूँ, फिर एंड में कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रॉब्लम टाइम हमारे पास रहेगा ही आज। हाँ बेटा, देखो इस थियोरटिकल पार्ट में बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली if I giving a summary to you for all this chapter, then we have studied all about the सेल। पहले आपने देखो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा, फिर बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, बाद में मैंने आपको स्पेशल टाइप के कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ाए। तो काफी लंबा टॉपिक था हमारा। कंडक्टेंस पढ़ी, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन की। तो एंड में कुछ पार्ट जो है एनसीईआरटी में थियोरटिकल जो है वो दे रखा है, जो कमर्शियल बैटरी या जो कमर्शियल सेल यूज करते हैं उनके बारे में। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि हम बैटरीज बोलते किसको है, व्हाट इज द बैटरीज या व्हाट इज द कमर्शियल सेल। सेल या बैटरी एक ही चीज होती है। अगर हमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेल को जोड़ करके अगर वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं बैटरी। तो ये जो हमारे गैल्वेनिक सेल हैं, गैल्वेनिक सेल जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जिसके अंदर हम मान लो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बैटरीज कह देते हैं। इस बैटरीज का मतलब सिंपली क्या है, तो आपको वन वर्ड में ध्यान रखना है, गैल्वेनिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर गैल्वेनिक सेल को आप डिफरेंट टाइप के गैल्वेनिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो ये जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज बैटरी। सपोज आपको याद हो आपने डेनियल सेल किया था, तो डेनियल सेल का सपोज ये एक सेल बना दिया एनोड कैथोड मिलके, और इसका 1.1 वोल्ट था सपोज। अब एक सेल और अटैच कर दो तो 1.1 वोल्ट और आ जाएगी। आप बोलते हो ना 6 वोल्ट की बैटरी है या ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इट मीन्स हम सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और उससे फिर जो हमें करंट मिलता है उसको उससे हम उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर लेते हैं। तो कोई भी, ये क्या लिखा है इसमें देखो, फॉर टू और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज नोन एज बैटरी। तो बैटरी क्या है, दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो, बैटरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड एन एनर्जी सोर्स। तो बाकी ये ज्यादा करने का आपको जरूरत नहीं है इस बात में, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। तो आप यही बोलोगे, टू और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर नोन एज बैटरी। तो हम ऐसे कौन कौन से सेल है जो आजकल यूज कर रहे हैं बेटा, तो कुछ हमें टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे सेल के। जो हमारे पास टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल, ये मेनली हम जनरली यूजेस के बेस पे टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। वेरी सिंपल बेटा, प्राइमरी सेल, प्राइमरी मतलब वन टाइम होता है। ऐसे सेल्स जिनका यूज आप, दो सेल विच आर यूज ओनली वन टाइम एंड कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब नॉन रिचार्जेबल जो सेल होते हैं उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल्स जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, रिएक्शन वापस रिवर्स नहीं कर सकते आप। तो एक बार ही यूज करते हो इनको, और एक बार यूज करने के बाद डेड हो जाते हैं। ऐसे सोल सेल जो होते हैं वो नॉट रिचार्जेबल होते हैं, नॉट चार्जेबल, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते आप बार बार, उस सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल हैं। आप देखो जब भी कोई बेटा सेल पढ़ो, क्योंकि सेल के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ लिया। सेल में मैंने आपको दो साइड बताई थी, एक राइट साइड बताया था और दूसरा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। तो बेटा आप राइट साइड को क्या लेते थे जरा बताएंगे मुझे, राइट साइड को कौन सा कैथोड। इलेक्ट्रोड? वेरी गुड, कैथोड। और लेफ्ट साइड को क्या बोलते थे आप? एनोड।
तो आपको कोई भी सेल पढ़ना है, कोई भी याद करना है, क्योंकि ये अब सारा मेमोरी बेस है, तो आपको बस यही ध्यान करना है कि कैथोड क्या है। और ये पता है ना ये भी बताया था मैंने, जब भी कैथोड होगा तो कैथोड पे रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन बेटा? कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन। बेसिक क्लियर है? तो आपको बस ये याद करना है कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, उनकी नेट रिएक्शन क्या हो रही है, वो जोड़ के बना लेंगे हम। और एक चीज और याद करनी है कि अंदर आयंस किसके हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। जैसे देखो वोल्टेइक सेल, ये वोल्टेइक सेल तो पढ़ चुके हैं आप, जो पढ़ा है वही सारा है। तो वोल्टेइक सेल में देखो कैथोड किसका था, कॉपर का, एनोड था जिंक का, और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते थे वो आप कोई भी एसिड ले सकते हो, H2SO4 सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। कैथोड पे रिडक्शन देना है, देखो Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन, दोनों को मिला दो तो नेट रिएक्शन, जैसा आप पढ़ते हो वही है। ये वोल्टेइक, जनरल वोल्टेइक सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल भी बिल्कुल ही ऐसा है जैसा आपका ये वाला सेल है, तो सेम वैसा ही है। वोल्टेज में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है तो वो हम चेंज कर देते हैं इसके अंदर। तो वोल्टेइक सेल को ही डेनियल सेल भी कहते हैं, थोड़ा सा आप जो है फर्क कर सकते हो इसके अंदर। अब आ जाओ, देखो इसमें ये सेल लेक्लांसी सेल, ये सेल आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, देखा होगा। कई बार हम क्या है कि बैटरी जो होती है हमारी, टॉर्च जो होती है, टॉर्च में एक बड़ा सा, एक तो पेंसिल सेल आता है बेटा, एक पेंसिल सेल, एक बड़ा सा सेल, या एक बड़ा सा सेल होता है, वो यूज करते हैं। तो ऐसे सेल को हम लेक्लांसी सेल बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको? लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल बोलते हैं। इसको कभी तोड़ के देखोगे तो बीच में एक ब्लैक कलर की डंडी होगी, ब्लैक कलर का एक डंडी सी रहती है, एक्चुअल में ग्रेफाइट होती है, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, कुछ भी कोई मुश्किल नहीं है, इजीली समझ में आने वाली चीजें हैं। ये देखो, अब आप इसको देखोगे, ये जो लेक्लांसी सेल होता है ड्राई सेल, तो वो पूछेगा भाई ड्राई सेल क्या होता है, ये हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो बीच में एक ग्रेफाइट यानी कि रोड होती है ब्लैक कलर की, उसके चारों तरफ एक पाउडर भरा होता है। ये पाउडर याद करना है, ये हमारा पाउडर होता है MnO2 और कार्बन का। कार्बन मतलब ब्लैक पाउडर होता है, कोयले का पाउडर सा होता है, कोयला कार्बन ही होता है बेटा, MnO2 एंड कार्बन। और उसके फिर जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो अमोनियम क्लोराइड आयंस होते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। और जो इसकी कंटेनर बना होता है, कभी तोड़ के देखा हो आपने या कभी देखना हो तोड़ोगे, तो इसके अंदर एक जो एक हमें मेटल की जो होती है, इसकी कवर होता है, मेटल का कवर, जिसके ऊपर हमने कागज लगा रखा होता है, तो बिल्कुल चमकीला कवर अंदर की तरफ होता है, तो वो जिंक होता है। तो इसमें पहली बात आपको देखो दो तीन चीजें याद करनी है। मैंने बताया कि कोई भी सेल याद करना है, इट इज वेरी इजी टू यू। सिर्फ आपको क्या देखना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो यहां पर देखो बेटा, जो जिंक है वो एनोड हो जाएगा, पहले भी आपने देखा है जिंक एनोड है। जो ग्रेफाइट किया है वो कैथोड हो जाएगा। ग्रेफाइट पर जो कैथोड है उसमें ये पाउडर भरा होगा MnO2 और कार्बन का, ये कैथोड का पार्ट ही लेंगे हम। और अंदर जो पेस्ट भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो आपका NH4Cl जिंक क्लोराइड होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो फिर अगेन, कैथोड ग्रेफाइट रोड, एनोड जिंक जो बर्तन है जिसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट ये अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। रिएक्शन ध्यान देनी है आपको, देखो कैथोड पर हमेशा क्या होगा बेटा, ये चीजें काम की हैं बस। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पिछले साल रिडोक्स पढ़ लिया, तो बहुत ईजी है याद करना। कैथोड, कैथोड पर क्या होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन अब किसका होगा, देखो कैथोड पर ये रहा, कैथोड ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के ऊपर MnO2 है, और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो MnO2 इलेक्ट्रॉनों को लेके MnOH नेगेटिव मतलब +3 में रिड्यूस हो जाएगा। ये रिएक्शन जरूर याद करनी है आपको, और अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा ये। तो ये रिएक्शन आपकी जो होगी वो रिडक्शन होगी। अगेन you can see again what is the reduction reaction at cathode, because at cathode MnO2 is present with ions of NH4 positive ion MnO2। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 MnO2 में। आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे एक मैग्नीज को, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देने तो 2 मैग्नीज को दे दो आप, तो MnOOH नेगेटिव आ जाएगा, MnOOH नेगेटिव। तो MnOOH नेगेटिव आ गया, OH कहां से आ गया, H यहां वाला चला गया इसके साथ, H पॉजिटिव, और ये अमोनिया बन गई, अमोनिया गैस बन जाएगी। एनोड पर क्या होगा, ये सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, दोनों को नेट कर दो तो ये इस तरह से रिएक्शन बन जाएगा आपके पास। तो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और रिडक्शन क्या है, आप मुझे बताएंगे बेटा, साथ के साथ याद करना है। लेक्लांसी ड्राई सेल में कैथोड किसका बना होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। प्लस बोलोगे, जिस मटेरियल भी बताओगे बेटा प्लस क्या उसमें रखा होगा,
MnO2, MnO2 मतलब मैग्नीज +4 में होगा। एनोड किसका बना होगा? एनोड जिंक जिंक का बना होगा। अच्छा, अब बताओ एनोड पर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या आ जाएगी बेटा? Zn gives ऑक्सीडेशन Zn2 Zn से plus Zn2। सिंपल, Zn से Zn2 पॉजिटिव, पहले भी आपने पढ़ा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव। अब आ जाओ रिडक्शन वाली, थोड़ी ध्यान देनी है। रिडक्शन किसका होगा बेटा इसमें? देखो लेक्लांसी सेल में बस एक बात याद करनी है, ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी हो जाएगी। रिडक्शन, NH4 प्लस का। हाँ, Mn+4 का किसके अंदर कन्वर्जन होगा? Mn+3 में। +3 MnO2 MnOOH या Mn2O3 में कन्वर्ट होगा। वो कैसे भी लिख सकते हो, नो इश्यू। आपकी जरूरी नहीं है रिएक्शन इसी फॉर्म में हो, आपकी बैलेंस इक्वेशन दिखनी चाहिए। जैसे MnO2, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं Mn2O3, तो भी चलेगा, क्योंकि ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां +4 है और यहां +3 है। बैलेंस कर दो, देखो यहाँ 2 मैग्नीज, यहाँ 2 मैग्नीज, यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ आपके 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ आपका जो आ रहा है वो एक ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन बना देना आप H2O। और H2O को बैलेंस करने के लिए इधर आपके पास अमोनियम है, N अमोनिया रहेगा ही, NH2 प्लस अमोनिया, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो टोटल आप MnO2 NH4 पॉजिटिव, मान लो मैं ये दोबारा देता हूं, देखो आप आयन दोगे NH4 पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्शन दोगे आप MnO2 की। आपने प्रोडक्ट क्या बनाना है? MnO2 को क्या बोला मैंने, क्या बना दो? Mn2O3 प्लस अमोनिया बनाओ, बाकी बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। देखो अब देखो यहां पर Mn2 हो गए, तो Mn ये भी 2 अपने आप बैलेंस है। यहां इसके 2 ले लो, 2NH4, तो ये 2 अमोनिया हो गए। इन 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो इनको। अब देखो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल, न्यूट्रल हो गया, ये सारा न्यूट्रल हो गया। बाकी जो बैलेंसिंग करनी है वाटर वगैरह से कर दो। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? देखो 4 2 8, तो एक H2 आ जाएगा। तो बैलेंसिंग कैसे भी दे सकते हैं, वो हमारा क्वेश्चन का मैटर होता है। हमें ये पता होना चाहिए बस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कितना किसका हुआ है। तो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, ऑक्सीडेशन यहाँ पर मैग्नीज का है, +4 से मैग्नीज कन्वर्ट हो रहा है +3। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, फिर लेक्लांसी सेल के बाद दूसरा आपका एक मरकरी सेल दिया हुआ है। मरकरी सेल, मरकरी सेल में देखो आपको याद करनी है, चीजें याद करनी है। तो मरकरी सेल में मर्क्यूरी ऑक्साइड होगा, मरकरी ऑक्साइड बोलते हैं हम HgO को, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। एनोड है जिंक, तो वापस वही ऑक्सीडेशन जिंक का, रिडक्शन मरकरी का। तो मरकरी का रिडक्शन याद कर रहे हैं देखो आपको, तो Hg यहां +2 में और यहां पर 0, तो मरकरी का रिडक्शन हो गया और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, Zn 0 से +2 में। इलेक्ट्रोलाइट ये KOH जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में ले लेना है। ऊपर वाले से ये थोड़ा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, पेस्ट आपने बेसिक मीडियम लिया है, जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में KOH आपने लिया हुआ है, वोल्टेज भी अच्छी आ रही है 1.35 वोल्ट, तो ये मरकरी सेल जो है ऊपर वाले से बेटर हो जाएगा लेक्लांसी सेल से। नाम से ही पता चल रहा है मरकरी साथ में रहेगा ही, मरकरी सेल है। तो यहां पर आप देखो एक पॉइंट आता है कि आपने जो ड्राई सेल यूज किया, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है बीच में, आपने ड्राई सेल यूज किया, ड्राई सेल में ZnCl2 है, लास्ट प्रोडक्ट बना, इधर अमोनिया बनी थी। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर सेल के अंदर अमोनिया बनती जाएगी तो अमोनिया तो गैस है, ये गैस सेल के अंदर बन जाएगा तो सेल तो ब्रस्ट हो जाएगा। इसलिए अमोनिया गैस की फॉर्म में नहीं होती। ये क्या है, जैसे जैसे जिंक बनता जाता है, जो Zn2 पॉजिटिव बनता है ZnCl2 की फॉर्म में, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है ZnNH32Cl2। ये कॉम्प्लेक्स होता है जो सॉल्यूशन में होता है, ये आपका सॉल्यूशन में रहेगा, इसलिए अमोनिया गैस की फॉर्म में नहीं होगी। तो लिखा भी है ना उसने, देखो अदरवाइज द प्रेशर डेवलप ड्यू टू द अमोनिया वुड क्रेक द सील ऑफ द सेल, सेल को ही तोड़ देगी, गैस होगी तो ब्रस्ट कर देगी सेल को। तो अमोनिया गैस की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो इस कॉम्प्लेक्स में रहेगा। ये आपके लिए हो सकता है कॉम्पिटिशन में कभी पूछ ले, कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मे बी ZnNH32Cl2। और मरकरी क्यों बेस्ट था मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसमें बेस लिया था आपने QH,
और ये KOH जो है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए मरकरी बेस्ट इसलिए है कि मरकरी सेल गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। मतलब इसकी वोल्टेज अगर जब तक सेल रिएक्शन चलती रहेगी तो एक सेम कांस्टेंट आपको मरकरी सेल से वोल्टेज मिलता रहेगा। दैट्स वाई मैंने बोला था कि आपको ड्राई सेल से ये बेस्ट होता है, मरकरी सेल जो है वो बेस्ट करती है। तो हमारे पास देखो पहले टाइप के प्राइमरी सेल हुए। प्राइमरी सेल मैंने कौन कौन से बताए देखो आपको। प्राइमरी सेल जैसे वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, अभी आपने दो देखे लेक्लांसी सेल, और अभी आपने देखा मरकरी सेल। लेकिन इनको एक बार आपने यूज में ले लिया ना तो दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते बेटा इनको। सो दैट इस टाइप के सेल को हम जो बोलते हैं प्राइमरी सेल बोलते हैं। लेकिन सर एक बार मरकरी सेल फिर से बता दो। मरकरी सेल बेटा सिर्फ मरकरी तो लेना है कैथोड की फॉर्म में मरकरी सेल में, बाकी तो वही जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन, मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन। मैंने क्या बोला है आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आपको मरकरी और जिंक में, आप मुझे खुद बताओ, मरकरी और जिंक में ऑक्सीडेशन किसका होगा? मरकरी और जिंक में अभी तक किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? जिंक का। तो जिंक की रिएक्शन क्या होगी? Zn2 पॉजिटिव वाली हो जाएगी ना जिंक से Zn। ये सर हो गया, ठीक है ना। और मरकरी है उसका रिडक्शन कर लेना, मरकरी +2 से Hg के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। Hg+2, बस ये चार्ज ध्यान रखा करो, Hg+2 से 0 रिडक्शन हो गया। जिंक से ये जिंक ऑक्साइड बन गया। आपने Zn+2 जो दिया है वो बेसिक मीडियम में, इसलिए ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड बेसिक होता है। दोनों को नेट रिएक्शन दे दो, सिंपल रिएक्शन आगे देखो, जिंक ZnO में कन्वर्ट हो गया, HgO Hg में हो गया। आप इसको बस, जो मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें क्या याद करना है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन क्या है, और नेट रिएक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के साथ। दूसरे टाइप की जो बैटरी होती है बेटा, जिनको बार बार रिचार्ज करते हो, उसको आप बोलते हो सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जिसको बार बार यूज कर सकते हो। सेकेंडरी सेल मतलब जो रिचार्जेबल है, कैन बी रिचार्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट सेल है बेटा। जैसे इसका एक एग्जांपल है स्टोरेज सेल। स्टोरेज बहुत टाइप के होते हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी काफी यूज होती है। कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, उनके अंदर जो बैटरी लगी होती है, या कई बार आपने घरों में एक मोटी सी बैटरी देखी होगी ब्लैक कलर की, लाइट चली जाती है तो लोग यूज करते हैं, खास करके रूरल एरिया में, स्पेशली रूरल एरिया। सच टाइप ऑफ बैटरी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और टू लाइट द बल्ब। इसी ये 2 टाइप की है। एक तो लेड की है, लेड स्टोरेज बैटरी, और एक है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। 2 टाइप की बैटरी यूज की जाती है, जिसमें हमेशा ये ध्यान रखना पहली वाली से अगर दूसरी है तो उसका मॉडिफाइड फॉर्म है तो बेटर होगी हमेशा। अब देखो जो बेटा आप लेड स्टोरेज बैटरी देख रहे हो, फिर वापस देखो करना क्या क्या याद है आपको। सपोज ये बैटरी याद करनी, ये रिचार्जेबल है, तो अब आपको चार्ज और रिचार्ज का मतलब समझना है। तो इसके अंदर देखो आप, जो इसमें क्या होगा कि इस टाइप से अगर किसी ने देखा हो तो इस टाइप का एक बक्सा होता है, बॉक्स होता है इस टाइप का, ऐसे। इस टाइप का बॉक्स होता है। इसमें अंदर क्या है, ग्रिड लगी होती है, दो दो। एक ग्रिड एक इलेक्ट्रोड को और 2 ग्रिड एक सेल को बनाती है। सपोज 2 ग्रिड लगा दी तो ये एक सेल बन गया। सपोज ये सेल जो होगा सपोज 2 वोल्ट का है, आपको मान लो 4 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो ऐसी आप 2 सेट लगा देंगे उसके अंदर, 2 वोल्ट। आपको सपोज 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो आप 3 लगा दो ऐसे, तो 6 वोल्ट की बैटरी होगी। ये जो ईच सेल है, ईच सेल में एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। बस आपको याद क्या करना है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। अब इसके 2 काम है बेटा। एक तो जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो, इस बात का मतलब समझना, जब यूज करते हो, यूज्ड का मतलब आप डिस्चार्ज कर रहे हो। डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं कि सपोज हम इससे एक बल्ब जला रहे हैं, हमने एक बल्ब जला रखा है और ये बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब जब आप बल्ब जला रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और इसके अंदर केमिकल एनर्जी है। तो ध्यान रखो बेटा, जब आप
इस टाइप की लेड स्टोरेज बैटरी को यूज कर रहे हो, तो यूज करते टाइम मतलब डिस्चार्ज कर रहे हो, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये कौन से टाइप का सेल की तरह एक्ट करेगा बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड सच टाइप ऑफ बैटरी या सच टाइप ऑफ सेल which converts या transform the chemical energy into electric energy are known as, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जब भी कोई बैटरी जो होती है, जैसे जब आप क्या है, मान लो आपकी बाइक है, आपके पास सपोज बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी है, उस बाइक में एक बैटरी लगी होती है, और आप अपनी उस बाइक की लाइट जलाते हो, तो इसमें स्विच होता है, वो स्विच जैसे ही ऑन करते हो तो उसके अंदर का केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब उस टाइम उस बैटरी को आप यूज कर रहे हो, लेकिन क्या आप उस बैटरी को फेंक देते हो बेटा, फेंकते नहीं ना, फिर वापस क्या करते हो, उसको चार्ज करानी पड़ती है हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो अभी मैं बात कर रहा हूं जब आप डिस्चार्ज करोगे, तो डिस्चार्ज जब करते हो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करना है तो हमें तो बस यही सीखना है ना कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो देखो बेटा, जब भी आप लेड स्टोरेज बैटरी लोगे आप, और लेड स्टोरेज बैटरी को आप ड्यूरिंग क्या करोगे, डिस्चार्ज कर रहे हो, पहले मैं कह रहा हूं डिस्चार्ज मतलब काम में ले रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो मतलब यूज कर रहे हो आप, ड्यूरिंग डिस्चार्ज। आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो बेटा। तो जब डिस्चार्ज कर रहे हो तो आपको एनोड, कैथोड और ये याद करने। तो देखो मैंने इधर लिखा है एनोड, ए का मतलब एनोड, डिस्चार्ज के टाइम एनोड हमेशा आपका स्पोंजी लेड होगा। लेड एक मेटल होती है, अगर वो सॉफ्ट फॉर्म में ले ली जाए, स्पंज की फॉर्म में ली जाए, तो उसको स्पोंजी लेड बोलते हैं। तो आपका लेड जो होगा वो स्पोंजी लेड एनोड की तरह काम करेगा, और जो कैथोड होगा वो आपका लेड ऑक्साइड होगा, उसको आप लेड ऑक्साइड बोलो, लेड ऑक्साइड मतलब PbO2। अब याद करना बेटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट वो आपका कंसंट्रेट H2SO4 होगा, मतलब एक्वस H2SO4 का अप्रोक्सीमेट 37% होता है। H2SO4 सॉल्यूशन है, मतलब सल्फेट आयन आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब सोचो एनोड पर कौन है बेटा, लेड, और एनोड पर प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये देखो क्या रिएक्शन होगी एट एनोड और एट कैथोड। कैथोड पर जब आप ड्यूरिंग डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करते टाइम आपने जो रिएक्शन देना है, ये आपका, ये जो आपका दिया हुआ है ये कैथोड नहीं होगा, ये एनोड होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना। एट, इस तरफ देना है, ये उल्टा कर देना, ये पहली रिएक्शन एट, ये गलत प्रिंट है, एट एनोड। तो एनोड किसका बना हुआ है, देखो लेड का। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, यहाँ पीबी में +2। नहीं बेटा, अभी कहाँ +2 है, पीबी के अंदर मैं पूछूं लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जीरो होता होगा ना, जीरो होगा बेटा। तो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अब आपको एनोड पर ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन होके कौन सी स्टेट के अंदर जाएगा, वो पीबी +2 में। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन आप इधर मत रखो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप इधर रखो ना, ये रखो। तो देखो पीबी से Pb+2, और सल्फेट आयन किसके ले लिए उसने, H2SO4 के। तो PbSO4 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, तो लेड का ऑक्सीडेशन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कौन करेगा, जो कैथोड वाला पार्ट है। कैथोड वाला पार्ट कौन सा, लेड ऑक्साइड PbO2। PbO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बेटा कितना होगा लेड का, PbO2 में +4। तो ये तो डाउन जाएगा ना, ये देखो PbO2 वापिस ये भी +2 में कन्वर्ट हो गया PbSO4 में। इसके लिए फिर उसने SO4 यूज किया, H2SO4 ले लिया। अगर इसने ऐसी रिएक्शन दे रखी है तो मैं आपको और इजी फॉर्म बता देता हूं रिएक्शन का, देखो जरा, बहुत सिंपल वे में बता देता हूं कि भाई जब आप डिस्चार्जिंग कर रहे हो, आपको अपने आप याद हो जाएगा, जब आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज,
यूज का मतलब आप डिस्चार्ज कर रहे हो सेल। इलेक्ट्रोलाइट है सपोज आपके पास H2SO4 एक्वस, H2SO4 जो एक्वस होगा डिजोल्व होकर के क्या दे देगा, सपोज 4H पॉजिटिव आयन और 2 सल्फेट आयन दे दिया, सपोज बैलेंसिंग के लिए लिख रहा हूं ऐसा। अब क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बेटा, एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो एनोड किसका बना हुआ था, लेड का। लेड को कन्वर्ट करना है Pb+2 में मुझे, तो मैं क्या करूंगा, Pb+2 को बैलेंसिंग करने के लिए इसको एक सल्फेट दे देता हूं, PbSO4, 2 नेगेटिव रिएक्ट करके PbSO4 बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन यूज रिलीज कर देगा। तो Pb सल्फेट आयन, PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज, ये प्लस और नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। और रिडक्शन कहां करते हो, एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड पर है आपका PbO2 +4। ये क्या करेगा, अब एक SO4 तो आप यूज कर चुके, तो एक SO4 रह गया, 4H पॉजिटिव हो गए, तो उन सबको ले लेगा, 4H पॉजिटिव, 1 सल्फेट आयन, ये भी PbSO4 बना देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो 2 ये नेगेटिव चार्ज, 2 ये 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया। तो PbSO4 + H2O, 2H2 हो गया। तो नेट रिएक्शन क्या होगी, दोनों को मिला देते हैं अपने, तो दोनों जगह पे PbSO4 बन रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 2 H2SO4 यूज हुए, Pb और PbO2 यूज हुआ, तो नेट रिएक्शन Pb + PbO2 + H2SO4। इससे भी लेड सल्फेट बना, इससे भी लेड सल्फेट बना, 2 PbSO4 बने और 2 H2O बने। तो इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो रहा है कि जो H2SO4 है, H2SO4 यूज हुए जा रहा है, देखो टूट के आयन यूज हुए जा रहे हैं और H2O बना जा रहा है, तो इसका मतलब ये डाइल्यूट हो रहा है। और पूरी रिएक्शन में देखो H2SO4 कितने यूज हुए हैं, 2, और इलेक्ट्रॉनों का चेंज कितना हो रहा है, 2 का, तो एन फैक्टर तो 2 आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन चेंज आ गया 2। तो इसका सबसे, अब कंपटीशन के बारे में बात करूं तो अब पॉइंट आया है बस एक, ये देखो थ्योरेटिकली आ गया तो अलग बात है, वैसे देखो क्या पॉइंट आया, 2 मोल ऑफ H2SO4, 2 मोल ऑफ H2SO4 consume या exchange 2 mole electron. So 1 mole of H2SO4 exchange 1 mole electron. तो इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, H2SO4 का एन फैक्टर वैसे कितना होता है बेटा, H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, 2 होता है, वो होता है एसिड बेस रिएक्शन में। यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, देखो इस केस में यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स। तो जब H2SO4 का लेड स्टोरेज बैटरी में रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे तो पर मोल H2SO4 यूजेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इट मींस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेयर एन फैक्टर ऑफ H2SO4 1 है, H2SO। तो इक्विवेलेंट वेट कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज very important to you, very indispensable for to you कि what is the equivalent weight of H2SO4 in lead storage battery, what is the, आप सोच ही नहीं सकते वो आंसर आ गया, देखो जनरली जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, what is the equivalent weight of H2SO4 in lead storage battery। तो क्या फार्मूला होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, हाँ मोलर मास बाई एन फैक्टर। और यहां पर एन फैक्टर कितना है बेटा इस केस में, देखो यही सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट है यहाँ का, 1। जब भी आप कभी लेड स्टोरेज बैटरी करो तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 लेना, 1 लेना है, बिकॉज इट इज नॉट ए एसिड बेस रिएक्शन, इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो एन फैक्टर 1 तो 98 ही आएगा इक्विवेलेंट वेट, आधा मत कर देना, 49 नहीं कर देना। बताओ बेटा कोई डाउट, अब यहां से यहां तक लेड स्टोरेज बैटरी जब हम यूज करते हैं तो देखो पूरा डायग्रामेटिकली, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू डायग्राम एटसेट्रा। तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि लेड स्टोरेज बैटरी में एक इस तरह का सिस्टम होता है कि जब हम उसको यूज करते हैं बेटा, तो यूज करते हैं
तो हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट मींस ऑन डिस्चार्जिंग इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास एनोड लेड होता है स्पॉन्जी, और कैथोड जो होता है आपका PbO2 होता है। दोनों जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे हम। तो लेड जो होगा एनोड पर ऑक्सीडेशन, वो भी लेड सल्फेट बनाएगा, कैथोड वाला भी SO4 बनाएगा, और इस टाइम पे यूज करेंगे तो H2SO4 का इनफैक्टर 1 आएगा। ये हो गया इसका हमारा यूज। अगर हम क्या है, मान लो यूज करते गए बैटरी को, अब बैटरी खत्म होगी, बिकॉज जैसे जैसे पानी बनता जाएगा, अब मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, घर की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कि एक बैटरी का जो यूज करते हैं उसका असली मतलब क्या होता है कि जो अंदर तेजाब भरी होती है, H2SO भरा होता है, वो H2O में कन्वर्ट होता जाता है, डाइल्यूट होता जाता है। तो जब जैसे जैसे क्या है कि ये देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीज, जैसे जैसे H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी H2SO4 की डिक्रीज होती जाती है, और जब ये 1.18 पहुंच जाती है तो इस टाइम पे सेल को दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है, हमें रिचार्ज करना पड़ता है। अब रिचार्ज करने पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। देखो बेटा, तो रिचार्ज करोगे तो क्या करोगे, इस बैटरी को वहां से निकालोगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब में डालोगे, अब उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब अब हम चार्ज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग सारी रिएक्शन बेटा उल्टी हो जाएंगी। तो आप मुझे बता सकते हो कि जब ड्यूरिंग चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग में कौन सी एनर्जी कहां कन्वर्ट होगी? अब बिल्कुल उल्टा बता दो बेटा इसका। इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में होगी तो उस टाइम पे सेल किसकी तरह काम करेगा? जब इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट इज द पॉइंट बेटा। लेड स्टोरेज बैटरी में जब यूज करते हो तब तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह होता है, और जब आप उसको चार्ज करवाते हो वापिस तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लग जाता है, और सारी रिएक्शन उल्टी हो जाती है। जो आपकी जो कैथोड वाली रिएक्शन है वो बिल्कुल उल्टी कर देना, एनोड वाली रिएक्शन को आप उल्टी कर देना, तो वापिस H2O जो होगा H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो काफी अच्छा बैटरी है, काफी अच्छी यूजेज है, 80% तक एफिशिएंसी बताते हैं कि यहां तक इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट पूछ सकते हो आप। थ्योरेटिकल चीजें हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए। चलो आगे बेटा, कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। देखो इसमें एक बात मैंने बोला था कि ये सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या होता है बेटा? जिसे रिचार्ज कर सके। हाँ, रिचार्जेबल बैटरी सेकेंडरी। और मैंने बोला था हर एक के एक दो एग्जांपल कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल फॉर्म, एक उसका एडवांस फॉर्म। अगर लेड स्टोरेज बैटरी का ये एडवांस फॉर्म करना है तो लेड की जगह निकिल और कैडमियम यूज कर लो। यहां पर तो दोनों लेड, एक डायरेक्ट लेड यूज कर रहे थे पीबी, और एक लेड का ऑक्साइड, इसको लिथार्ज बोलते हैं, वो यूज कर रहे थे PbO2। इसको लिथार्ज भी बोलते हैं बेटा, PbO2 को। पीबी और PbO2 यूज कर रहे थे। अगर आप इसकी बेटर यूज करना चाहते हो तो आप एसिड की जगह बेस डाल देना, जैसे KOH डाल दिया। देखो एसिड की जगह बेस डाल दो, और जो है ये मेटल चेंज कर लो, निकिल और कैडमियम ले लो। निकाड से याद रखना, निकाड, निकल कैडमियम, बस वही रिएक्शन, निकल का ऑक्सीडेशन और आपका कैडमियम का रिडक्शन। बाकी आपकी सेल रिएक्शन वैसी ही हो जाएगी, और आपका वही वैसा ही पहले की तरह रिएक्शन। ये देखो निकाड में, ये ध्यान रखना, यहाँ आयरन दिया हुआ है लेकिन आयरन की जगह हमें कैडमियम लेना है। निकाड में कैडमियम यूज करना है, CD यूज करना है। तो जैसे CD होगा तो CD+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर CD+2 में यूज हो जाएगा। और निकेल, ये फिर ध्यान रखना, ये उल्टा कर रखा है यहां पर इन्होंने, ये कैथोड नहीं है। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड, और जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है, एनोड कैथोड। और निकेल देखो NiOH4+4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस केमिकल चेंज हो गया, रिएक्शन वही है। जैसे यहाँ PB था, यहाँ पर निकिल हो गया, ये भी +4 में था, यहाँ भी निकिल +4 में है, और निकिल +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो निकाड भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका था जो बैटरीज के बारे में। तो बैटरीज दो टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्लांसे सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी है, उनके कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने।
फिर एक टाइप के स्पेशल सेल जो है और है आपके सिलेबस में, थोड़ा थोड़ा छोटा थोड़ा थोड़ा दे रखा है इसके अंदर। एक आता है बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल फ्यूल सेल वो है जो स्पेस प्रोग्राम में ज्यादातर हम यूज करते हैं, फ्यूल जिनसे फ्यूल बनता है। तो फ्यूल सेल है स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है कि कंबशन एनर्जी को, सिंपल बात करूं तो मैं, कंबशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन वाली एनर्जी, लेकिन रिएक्शन स्पेशली कंबशन देना है। भाई है तो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन का एनर्जी है, लेकिन वो रिएक्शन कौन सी है वो ध्यान देना है इसमें। इसमें कंबशन एनर्जी को स्पेशली हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। If combustion energy of chemical is used in electrical energy, तो then it is known as fuel cell। तो ये स्पेशली देखो, it convert the energy from the combustion of fuel। अब ये फ्यूल क्या हो सकते हैं? कोई भी केमिकल हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जैसे हाइड्रोजन हो सकती है, सीओ हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। CH4 का मतलब आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जो आप स्पेस प्रोग्राम में पढ़ते हो यूज होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। कोई भी सेल हो बेटा, मैंने बोला है कि ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत है ही नहीं, आप तो नाम याद करो। जैसे सबसे पहले तो आपको ये याद करना है फ्यूल सेल, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फ्यूल सेल, क्या डेफिनेशन दोगे बेटा? सिंपली वन वर्ड में बताते जाओ, व्हाट इज द फ्यूल सेल? जिसमें कंबशन एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। Yes, special type of electrochemical cell which is use combustion energy into electrical energy। आपसे ये पूछा जाए भाई कंबशन किसका करोगे, तो क्या केमिकल हो सकता है, क्या रिएक्टेंट हो सकते हैं? एच, हाइड्रोजन गैस, मीथेन, हाँ, हाइड्रोजन जनरली कार्बन हो सकता है, मोनोऑक्साइड। और हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, मीथेन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको स्पेशली, वही जैसे सपोज हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन करना है, कैथोड का रिडक्शन करना है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो देखो एनोड यहां पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एनोड है, और ऑक्सीजन यहां पर कैथोड। तो एनोड का ऑक्सीडेशन करना है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना है, तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और बाद में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएगी। तो हाइड्रोजन 2H नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट करके H2O बना देगा 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कैथोड का काम कर रही है। ऑक्सीजन वाले पार्ट में कैथोड वाली रिएक्शन होनी है, कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, तो जीरो से माइनस वाली में चला जाएगा, तो ये OH नेगेटिव बना देगा, OH नेगेटिव। बैलेंसिंग मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल में बताई थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, O2 देखो 4OH नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। ये याद करना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे अपने आप आ जाएंगी। कैसे? सपोज मुझे ये लेना है, मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, फिर बता देता हूं मैं याद करना कैसे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मुझे ये पता लग गया कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर वो एनोड वाला पार्ट है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीजन जो है वो कैथोड वाला पार्ट है, इसका रिडक्शन करना है। मतलब ये आपकी राइट साइड होगी, ये लेफ्ट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करना है तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, तो आई नो कि हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो H पॉजिटिव में ही तो जाएगा। अब H पॉजिटिव अकेला रह नहीं सकता, तो मैं दोनों तरफ बैलेंस क्या कर देता हूं, OH नेगेटिव लगा देता हूं। जैसे H2 है, ये 2H हो गया, तो एक H पॉजिटिव को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 2OH चाहिए, तो इधर भी OH दे देता हूं, इधर भी OH दे देता हूं। कितने दे देता हूं? सपोज 2 2 दे देता हूं, तो नेट रिएक्शन अपने आप बन गई ना, H2 2OH नेगेटिव और 2H पॉजिटिव 2OH 2HOH, ये वाटर बना दो। बैलेंसिंग करनी है, देखो इधर देखो जीरो चार्ज, ये 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, अपने आप ही तो हो गया ऑक्सीडेशन। या मुझे रटना क्या हुआ, अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो अपने आप ही ये सारी चीजें निकल के आ गई। अब देखो, अब आया कहां से OH, इधर से सोचते हैं कैथोड से। कैथोड ऑक्सीजन का है तो मुझे क्लियर कट है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। रिडक्शन करना है तो मैं रिडक्शन करूंगा तो OH बना देता हूं, क्योंकि ये यहीं से आया होगा, इधर से ही तो बना होगा OH। इससे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगा, कि हाइड्रोजन तो +1 है। तो O2 से OH, अगर 2 है तो मैंने 2OH कर दिए,
2OH नेगेटिव कर दिया, तो 2OH नेगेटिव कर दिया, 2 की बजाय आप ये ले लिया 2OH। अब ये 2H है तो H भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो 2H कहां से आएगा, यही वाटर वाले तो आएंगे, तो ये 2H2O O2 को दे दो, ये वाले ये बना लिए, ये इसको दे दो, तो 2HOH दे दिया, तो 2HOH दे दिया, बैलेंस कर दो, देखो 2H और 2 ये 2OH ये, तो ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4, और हाइड्रोजन भी हो गए 2H और H 4। बैलेंसिंग करनी है मुझे, इधर आ रहा है 4OH नेगेटिव, ओवरऑल देखो मैं और ऐसे करके देखूंगा, O2 2HOH बना दिया मैंने टोटल 4OH नेगेटिव, तो यहां तो 4OH नेगेटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं, इस तरफ ऊपर की साइड 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बैलेंस हो गया। आपका फ्यूल सेल है, बस आपको फ्यूल सेल में ये ध्यान रखना है कि जब फ्यूल सेल का यूज करते हैं इस टाइप का, बड़ा वैसे तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, इन्होंने तो आउटलाइन बता रखी है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस को पास करना किसी के लिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो पोरस के कार्बन होता है, पोरस कार्बन और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के साथ हम इनको पास करते हैं दोनों को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। इसका बेस्ट क्या होता है इस रिएक्शन में, नेट रिएक्शन देखो, दोनों साइड रिएक्ट करोगे आप, ओवरऑल रिएक्शन देखो 2H2O2H2 वाटर बनता रहता है। तो ये स्पेस प्रोग्राम जिनमें आपका जो है बहुत ईयर लग जाते हैं एक स्पेस प्रोग्राम में एक प्लेनेट से दूसरे पहुंचने, वहां बड़ा यूज होता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज होती रहती है और वाटर बनता रहता है जो हमारे काम आता रहता है। इसमें जो होता है यूज क्या करेंगे, जो आप भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्ट तो कैथोड स्पेस देने का काम नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हम इसमें कंप्रेस कार्बन पोरस कार्बन देते हैं और रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम प्लेटिनम यूज करते हैं, और भी कर सकते हैं लेकिन जनरली हम प्लेटिनम यूज करते हैं। ये जो फ्यूल सेल है, ये फ्यूल सेल ये देखो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया था, स्पेस प्रोग्राम में यूज होते हैं। उसका रीजन एफिशिएंसी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी है, 60 से 71 80% तक बताया गया एफिशिएंसी है इसकी। और दूसरी बात है इसमें कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार एनर्जी मिलती जाएगी, पोल्यूशन नहीं है क्योंकि H2O2 मिलके वाटर बनाते रहेंगे तो पोल्यूशन नहीं है। तो इस स्पेस प्रोग्राम में जो हम और भी हो सकते हैं फ्यूल सेल, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो लेना ही है, कंबशन कर रहे हो तो बेटा ऑक्सीजन तो लेना ही नहीं है, किसके साथ लेना है ये डिसाइड करना है आपको। तो H2 के साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, इवन मेथेनॉल के साथ, इनके साथ आप यूज कर सकते हो। बट फिर भी पता है आपको एक बात बेटा, कि आपने फ्यूल सेल यूज कर रहे हो, फ्यूल सेल सबसे बेस्ट माने जा रहे हैं, फ्यूल सेल सबसे बेस्ट, एफिशिएंसी बड़ी हाई मानी जा रही है, पॉल्यूशन भी नहीं है, फिर भी हम घरों में इसका क्यों नहीं यूज कर पाते, बता सकते हो आप इसका कारण, कोई सोच सकता है बच्चा? फिर हम सोशल लाइफ में क्यों नहीं यूज करते? कभी भी देखो रिच से रिच पर्सन होगा, वो भी ये सेल अपने घर में यूज नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट्स करती है। तो बेटा इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है सबसे ज्यादा इसकी कॉस्ट। ये जो उसका कॉस्ट आता है वो बहुत ही, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, काफी एफिशिएंट है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वो कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि एक पर्सन उसको नहीं उठा सकता, उसको गवर्नमेंट ही उसका खर्चा उठा सकती है, क्योंकि प्लेटिनम जैसे काफी जो कॉस्टली जो मेटल्स हैं वो इसके अंदर यूज होती हैं, इसलिए हम इसको, इवन पोल्यूशन लेस है, बेस्ट है, फिर भी हम जो अभी तक इसका यूज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हाई कॉस्ट, नॉट यूज पब्लिकली ड्यू टू हाई कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा है बेटा, इसलिए हम इसका जो है यूज अभी तक घरों के अंदर नहीं कर पा रहे। तो फ्यूल सेल में बेटा कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप। अब तक के जितने सेल है सबसे बेस्ट फ्यूल सेल है, इवन इनको स्पेस प्रोग्राम में यूज करते हैं, पोल्यूशन लेस है, एफिशिएंसी बहुत हाई है, और आने वाले टाइम में क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अर्थ पे नहीं यूनिवर्स पे, बाकी प्लेनेट पे। आपने कभी सोचा है कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में कंट्री जाते क्यों है इतना पैसा लगा करके? वो सोचते हैं कोई एनर्जी का सोर्स मिल जाए, जैसे हाइड्रोजन क्या है, पूरे जितने भी जो गर्म, जिसको बोले हॉट प्लेनेट जितने भी हैं वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, सन में सारी हाइड्रोजन भरी पड़ी है, तो वहां अगर हाइड्रोजन का यूज करना सीख लिया हमने तो एनर्जी का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। इसी को तो हाइड्रोजन इकोनॉमी बोला जाता है, हाइड्रोजन इकोनॉमी इसी को बोला जाता है। इसीलिए सभी कंट्रीज काम कर रहे हैं कुछ ऐसा, या कोई और एनर्जी का रिसोर्स मिल जाए जिससे कि एनर्जी कम पैसों में ज्यादा अवेलेबल होने लग जाए। ओके सर। तो ये बेटा कुछ थियोरटिकल पार्ट था, इवन इस साल बोर्ड में नहीं है,
पिछले साल तक बोर्ड में होता था, लेकिन फिर भी क्या है कि मैंने उसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया बता दिया कि होता क्या है। एक एक और हेडेक है आज तक, अभी तक साइंटिस्ट लोगों के लिए, वो है बेटा रस्टिंग। तो रस्टिंग भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना की तरह है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है उसी की तरह ये रस्टिंग होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सोच लें, क्या भाई ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे होता है, किन कंडीशन में होता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रस्टिंग के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं हम। ये आपके 10th में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब याद नहीं होगा 10th वाला, तो ये भी थियोरेटिकल पार्ट है, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। कोरोजन जितना जानते हो बेटा वो तो बताते जाना, क्या होता है कोरोजन का मतलब? आयरन का ऑक्सीडेशन होना। नहीं बेटा, आयरन नहीं, कोई भी मेटल का जो होता है खराब हो जाना, कोई भी मेटल अगर उसको यूजलेस हो जाती है तो किसी भी मेटल को कोरेजन बोलते हैं। और आयरन के केस में स्पेशली वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। आयरन के केस में क्या बोलते हैं उसको हम? रस्ट। और वैसे कोई भी जो अगर एयर और वाटर से कोई चीज इन्वायरमेंट में खराब हो जाती है, एक्सपोज होकर के खराब हो जाती है, तो उसको हम कोरेजन बोलते हैं। अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट, ये देखो, ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको छोड़ के बाकी सारी खराब होने की प्रॉपर्टी रखती है, मतलब कोराइड हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कोरोजन ऑफ आयरन है। और कोरोजन ऑफ आयरन को स्पेशली हम बोल रहे हैं रस्टिंग। इन केस ऑफ आयरन, कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन। यू नो, किसी भी कंट्री का अगर हमें देखना है कि वो कंट्री अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है, या डेवलप्ड कंट्री है, ये किस चीज से देखा जाता है? ये दो केमिकल है जिनसे देखा जा सकता है। एक तो आयरन कितना यूज, हाँ, एक तो आयरन कितना यूज हो रहा है, और H2SO4 कितना यूज हो रहा है। आयरन का यूज, क्योंकि कोई भी अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें आयरन का यूज होगा, बड़े बड़े पुल बनाए जाएंगे, मेट्रोज होंगी, गाड़ियां, ट्रेन, ये वो सारा कुछ जो होगा वो आयरन पर डिपेंड करता है। घर बनाए जाएंगे तो आयरन का यूज होता है। तो कोई कितना रिच है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसमें आयरन मेटल का कितना यूज होता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो अपने घर की एक कुर्सी को ही देख लो, आप देखते हो यहाँ घर के पुराने घर को देख लो, धीरे धीरे आयरन क्या होता है, एक ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट होने लग जाता है। और जब ये ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट होने लग जाता है आयरन, मतलब ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, तो वो पाउडर होके खराब होने लग जाता है। तो वो मेटल पुल खराब होने लग जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, मकान कमजोर पड़ जाते हैं। तो आज तक जो है, अभी तक इवन कुछ चैलेंजेस, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये कुतुब मीनार वाला जो पिलर है, आयरन पिलर, इसमें नहीं लगा है रस्ट। अब क्या पुराने टाइम में टेक्निक रही होगी, लेकिन अभी साइंटिस्ट इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जनरली ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि कोरोजन भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। तो जब कभी भी आयरन केमिकली, रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। तो क्या आंसर देंगे बेटा? Fe2O3XH2O। इसको केमिकली देखो जरा, हमें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना। केमिकली देखो हुआ क्या। केमिकली आपके पास एक आयरन की स्टिक थी और आयरन पहुंच गया इस फॉर्म में Fe2O3XH2। तो इसमें दो प्रोसेस हैं बेटा, एक तो ऑक्सीजन अटैच हुआ है और एक वाटर अटैच हुआ है। जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब वाटर अटैच होता है तो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, हाइड्रेशन। तो जब आयरन का ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन हो जाता है एंड आयरन इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3.XH2O, देन इट इज नोन एज रस्ट। ये ब्राउन कलर की रस्ट बन जाती है। अब बन गया एक बार तो फिर हम आयरन को खराब होने से नहीं बचा सकते। हाँ, इसको बनने से रोक सकते हैं, लेकिन बन गया तो फिर आप जो है इसको खराब, जो है इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए है क्या चीज, जरूरी क्या है कि इसमें देखो आयरन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो वही चीज ना, आयरन। अब सपोज ये एक आयरन का पीस है, या कोई डायग्राम दिया हो तो मैं देखता हूं, अदरवाइज मैं बना देता हूं।
एक्चुअली में साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये कैसा पढ़ा, ये देखो। गुड। ये देखो बेटा, अगर सपोज हमारे पास ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि मैकेनिज्म या रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ क्या, कि इसमें ऐसा एज्यूम किया गया है कि भाई यहां भी एनोड और कैथोड बनते हैं। जिस जगह पे आयरन रखी हुई है और आयरन में रफ सरफेस है जहां पर, वहां रस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके साथ जो बाहर का एटमोस्फेयर है, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तीन बातें याद रखना बेटा। मॉइस्चर मतलब वाटर, एयर में मतलब स्पेशली ऑक्सीजन, और भी गैसेज होंगे। एसिडिक मतलब एसिडिक गैसेज हो या कोई भी हो। इन कंडीशन में जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब कभी भी आप देखो आयरन का कोरोजन देखोगे, तो ये एक कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना ही। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना कैसा है, जैसे एनोड पर देखोगे, एनोड पे आयरन Fe+2 आयन के अंदर कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर अगर आप देखोगे, तो कैथोड पर ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन, कैथोड पर ऑक्सीजन जो होगा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली टोटल हाफ रिएक्शन देखोगे, आयरन Fe+2 आयन में और ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में, देखो एसिडिक मीडियम H2O के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर आयरन और H2O मिलके, अब देखो जब यहां पर आयरन कन्वर्ट हुआ तो +2 में हुआ, पहले आयरन कन्वर्ट हुआ +2 में, फिर एयर की ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होकर Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Fe से Fe+2 में, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन वाटर करेगा, ये नेट रिएक्ट करके आपका Fe+2 बना लिया। ये Fe+2 फर्दर ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना देगी, और ये वाटर के साथ हाइड्रेटेड हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो कौन कौन सा हुआ। पहला देखो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब पहले हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो रिडॉक्स हो गई। फिर देखो रिडॉक्स से Fe+2 बना, फिर Fe+2 फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2O3 बना रहा है, इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तीसरा देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन बन गया, फिर वाटर ऐड हो गया, हाइड्रेशन। तो एक आयरन से जो रस्ट बना उसमें ये केमिकल रिएक्शन हुई है, रिडॉक्स हुई है पहले, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होकर फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन फर्दर हुआ है, क्योंकि रिडॉक्स में सिर्फ Fe से Fe+2 बना, यहां Fe+3 बना। फिर ये इसका हाइड्रेशन हुआ तो Fe+3 जो है अपनी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर जाकर के H2 के साथ अटैच हो गया। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है आपकी एक रस्ट के अंदर होती है। लेकिन इसमें आप अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को देखोगे तो एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट है। ये एसिडिक मीडियम कहां से आता है, ये एयर में है बेटा, अवेलेबल है एयर में, SO2 SO3 ये गैसेज अवेलेबल है। तो ये क्या करती है, मॉइस्चर भी अवेलेबल है, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देती है, H2SO4 अपना H पॉजिटिव मीडियम बना देता है। दैट्स वाई मैंने बोला कि एयर को रस्ट को बनने के लिए विच आर एसेंशियल कंडीशन, बेटा कहाँ रस्टिंग होती है, क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है, क्या क्या सर होना चाहिए। एसिडिक एनवायरनमेंट हो, मॉइस्चर हो, और ऑक्सीजन हो, एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन हो। इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये तीन चीजें जरूरी है बेटा। तो अगर आप रस्टिंग रोकना चाहते हो तो क्या कर सकते हो बेटा, इन तीन कंडीशन को देख के आंसर दे दो। अगर हम रस्टिंग रोकना चाहते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखो आयरन को, मॉइस्चर नहीं जाने दो वहां। देखो जहां एयर ना हो वहां ले जाओ, कभी भी रस्ट नहीं होगा, मतलब रस्टिंग कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकती, क्योंकि जब एयर ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो रस्टिंग कहां नहीं हो सकता कभी, वैक्यूम में, या तो वैक्यूम क्रिएट कर। सेकंड क्या हो सकता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है तो आप एल्केलाइन मीडियम दे दो, तो रस्टिंग नहीं हो सकती। कौन सा मीडियम दे दें, एल्केलाइन। कभी आपने देखा है कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं या जो जो मतलब फ्री होते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो लोग क्या करते हैं, आयरन की कोई चीज देखते हैं तो उसके ऊपर ना कोई ऑयल ग्रीस या ये चीज लगाते रहते हैं। उसका लगाने का रीजन होता है कि ऑक्सीजन का कनेक्शन ही ना हो आयरन के साथ,
कनेक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। या फिर सल्फेट फॉस्फेट्स यूज करते रहते हैं, फॉस्फेट्स यूज करेंगे तो वो एंटी रस्ट मटेरियल है क्योंकि अल्केलाइन मीडियम है, तो वो नहीं हो सकता। तो आप इनको यूज अगर रोकना चाहते हैं तो रोकने के क्या क्या तरीके कर सकते हैं, जो आप इन कंडीशन को मत आने दो। इन कंडीशन को आने नहीं दोगे तो रस्टिंग रुक सकती है, हाँ, लेकिन अगर बन गई तो फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते बेटा। तो देखो कोरोजन प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो आप। आपने कभी देखा है, जैसे मान लो हमारे घर का लॉन है, लॉन में सर्दियों में अगर चेयर रखी होती है तो उसमें रस्टिंग जल्दी हो जाती है। उसका रीजन है कि वो मॉइस्चर होता है, वहां पर मॉइस्चर होता है, एयर होती है, ये सारी चीजें। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका देखो, बाई सरफेस कोटिंग। कोरोजन को प्रोटेक्ट करना है, आप सरफेस को कोट कर दो तो कनेक्शन ही हट जाएगा मेटल का एयर के साथ, तो आप कोरोजन नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकते हो देखो, बाई फॉर्मिंग वार्निश। इनसोल्यूबल फॉस्फेट और क्रोमेट। क्रोमेट और फॉस्फेट बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक मटेरियल यूज कर सकते हो। इस बेसिक मटेरियल में एल्केलाइन अलग से भी यूज कर सकते हो, एल्केलाइन फॉस्फेट, उसी लाइन को बार बार लिख रहा है, एल्केलाइन फॉस्फेट, जो एल्केलाइन मतलब एल्केलाइन मीडियम यूज कर लो, तो ये क्या होगा, एंटी रस्ट मटेरियल हो जाएंगे। या फिर एक तरीका और होता है बेटा, कि वो तरीका ये होता है कि आप आयरन की जगह कोई और चीज रख दो, जिससे कि आयरन की ऑक्सीडेशन की बजाय सैक्रिफाई करके कोई और मेटल का ऑक्सीडेशन होने लग जाए। इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, बाई कनेक्टिंग मेटल टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब एक आपके पास आयरन है, इसके साथ आप कोई मोर जो है आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो आप रख दो। जैसे दूसरा वाला रख दोगे, जिंक रख दो, मैग्नीशियम रख दो, मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव होता है, तो अब ऑक्सीजन जो अवेलेबल होगी इसके पास नहीं जाएगी, इसके पास चली जाएगी, तो आयरन बच जाएगा। इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। आपने देखा है ना, मैग्नीशियम या जिंक, दो दो चीजें सुनी होंगी आपने। जैसे कभी भी आयरन के पाइप होते हैं अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड आयरन के पाइप को रस्टिंग से बचाने के लिए मैग्नीशियम के ब्लॉक डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। ये डाले क्यों जाते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, जिससे कि आयरन बच जाए और ये कोरोइड हो जाए। तो इसको हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। या आपने ये भी देखा होगा, कई किसी जगह पे आप किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हो, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जिंक की कोटिंग को? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, छोटी छोटी क्लासेस में बहुत पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो कोटिंग कर दो, तो आयरन के ऊपर भी कोटिंग कर दो जिंक का, तो गैल्वेनाइजेशन कर दोगे तो ये बच जाएगा। तो ये आयरन है बेटा। अभी तक क्या है, लेकिन क्लियर कट एक्स फिनोमिना समझ नहीं आया है। कैसे? मान लो आपने अपने ही घर में एक जगह हमने गर्डर लगा रखी है, और एक गर्डर एक जगह से तो क्या होगी, कोरोइड हो गई, रस्ट होगी, लेकिन बाकी सारी ठीक रखी हुई है। तो ठीक है, साइंटिस्ट लोग बता तो पाए हैं ये कि अभी तक ये है, लेकिन अभी तक क्लियरली हम इस फिनोमिना पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्लियरली कब पहुंचेंगे? बिल्कुल कोरोना की तरह, जब तक हम इसका इलाज नहीं ढूंढ लेंगे। भाई Fe2O3XH2O बन तो गया, अब इसको हम क्या वापस आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जिस दिन ये सीख लिया आपने, जिस कंट्री ने भी बेटा ये कर लिया काम, वो दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा, चाहे इवन अब वो पूरेस्ट हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज होगा ये, अगर ऐसा किसी ने सीख लिया तो। साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं अभी, जो लास्ट में दोनों काम कर रहे हो, दोनों काम पे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन इकोनॉमी पे लगे हुए हैं, एनर्जी सोर्स ढूंढने के लिए, और एक ये वाला रस्टिंग को रोकने की, मतलब रस्ट बनने के बाद अगर वापस हम कन्वर्ट कर सकें तो हमारा बहुत सारी बचत हो जाएगी ना। पुल है, खराब हो जाएंगे, जो खराब होते थे वो बच जाएंगे, खराब नहीं हो सकते फिर वो, तो कितना जो फायदा होगा। एक मकान एक बार बन गया तो खराब ही नहीं होगा, फिर वो सीमेंट ही बदलनी होगी। तो एक बेटा आपके पास ये चीज है, तो मैं आपसे आई विल वांट फ्रॉम यू कि एक बार रिवाइज कर दो, और सिंपल लैंग्वेज में, कोई अपने साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं, ओनली सिंपल लैंग्वेज, कि व्हाट इज द कोरोजन। कोरोजन किसको बोलोगे बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल एंड फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड। हाँ, ईटिंग ऑफ मेटल इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ईटिंग ऑफ मेटल इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसमें ऑक्सीजन कह दो, मॉइस्चर कह दो, एसिडिक मीडियम कह दो, एटसेट्रा। एंड व्हाट इज द रस्टिंग? स्पेशली ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ, को आप इसको, इस वर्ड को ऐसे कह सकते थे ना, कोराइजन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन एज मॉइस्चर, ऑक्सीजन
and acidic medium. What is the chemical formula of rust? Fe2O3.XH2O. XH2O. H2O का वाटर मोलिक्यूल फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, तो इसको आप रस्ट बोलोगे. Rusting is an example of electrochemical phenomena, as we have already studied. Electrochemical phenomena. So it involves some chemical processes. First of all, redox reaction. So which species is oxidized and which species is reduced in the rusting? आयरन का ऑक्सीडेशन। आयरन का ऑक्सीडेशन, गुड. रिडक्शन किसका हुआ है? H+ का। नो, H+ का कैसे हुआ? H+ ने बनाया क्या था? H+ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? आपने ये रिएक्शन पढ़ा ना, ये वाला H पॉजिटिव O2 मिलके क्या बना रहा है? H2O. H2O में H का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1 ही तो है बेटा. और पहले कितना था? +1. ऑक्सीजन का O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0. वाटर में कितना? -2. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा बेटा. है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है. बस आपको ये बताना है कि ऑक्सीडेशन तो सिंपली किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है. बट इफ आई एम आस्किंग अबाउट द रिडक्शन, तो किसका बताओगे बेटा? ऑक्सीजन का रिडक्शन बताओगे बेटा. H पॉजिटिव, पहले भी H पॉजिटिव था, बाद में भी H पॉजिटिव था. वो तो मीडियम है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है आपका. क्लियर? तो आपने सेल पढ़ लिए कुछ. ये रस्टिंग का भी आपने देख लिया कि इस पर भी अगर कोई थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछता है तो हम बता सकते हैं. एक एक्स्ट्रा नॉलेज में चीज बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास. वो इस बार क्या है, इसलिए बता रहा हूं कि इस बार ना मेन के एग्जाम में उस पर प्रॉब्लम आ गया था. इवन मैं हर साल बच्चों को करवाता हूं, बोल भी देता हूं कि भाई देख लेना, लेकिन इसमें नीट में तो नहीं आया, बट मेन में इस पर प्रॉब्लम आया था. ये बेटा एक पॉइंट ये है, छोटा सा पॉइंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. आप इतना ही करना, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है मेडिकल में. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. हो गया. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, वर्ड ध्यान देना. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? सिंपल सा एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसलिए ज्यादातर इंजीनियरिंग में पूछा गया है. अगर टेम्परेचर एक सेल को रख के और टेम्परेचर वेरी करें तो ईएमएफ ऑफ सेल में क्या फर्क आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. एट पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर. अगर टेम्परेचर में चेंज करें तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है, चेंज का साइन है. डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज नोन एट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, टेम्परेचर के साथ सेल के ईएफ में क्या फर्क आता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. ये बेटा 3 कंडीशन है. अब 3 कंडीशन में क्या है कि अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू NFE है, डेल्टा एच इज इक्वल टू NFE मतलब डेल्टा जी और डेल्टा एच बराबर हो जाए, डेल्टा एच की वैल्यू NFE के इक्वल आ जाए, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी टेम्परेचर का ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी 0. लेकिन अगर सेल के अंदर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, एंडोथर्मिक कहने का मतलब डेल्टा एच 0 आ जाए, आप सिंपली याद कर दो.
अगर डेल्टा एच जीरो आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, मतलब टेम्परेचर के साथ सेल का ईएमएफ इंक्रीज होने लग जाएगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, मतलब टेम्परेचर का सेल के ईएमएफ पर जो होगा डाउन करने लगेगा। मतलब मैं तीन चीजें बोल रहा हूं, पहले मैं दोबारा देखो रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो सिलेबस है कंपटीशन के उसमें ये दिया हुआ है। तो अगर जनरली बस आपको बिल्कुल सिंपल वे से याद करना है, ज्यादा मैं उसको डेप्थ में नहीं डाल रहा, कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ सर ऑफ हम सेल, टेम्परेचर भी वेरी कर रहे हैं और उसे कांस्टेंट पर भी निकाल रहे हैं, मतलब। कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा, कांस्टेंट प्रेशर, द ओके सर। वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल किसके साथ बेटा, विद टेम्परेचर टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। तो अब क्या है कि ये डिपेंड करेगा सेल के अंदर रिएक्शन कैसी हो रही है। अगर डेल्टा एच जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर के साथ, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ चेंज पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सेल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेल का ईएमएफ इंक्रीज होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ये ध्यान कर लेना आपने। ये सारा पूरा आप ये बना भी सकते हो पूरा थर्मोडायनेमिक्स और उसका यूज करके, बट नीड नहीं है इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा आपसे, यूं तो पूरा हम बना सकते हैं इसको, तो कर सकते हैं। जैसे एक थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, इसको बोलते हैं लास्ट, हाँ टी डेल, मैं लास्ट क्लास में बताया भी होगा मैंने आपको। इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है गिब्स, क्योंकि मैं बताने की तो बहुत सारी चीजें, फिर ज्यादा मैं डिटेल में चला जाऊंगा तो जो बेसिक चीजें हैं वो भी कुछ बच्चों की छूट ना जाए, जो ज्यादा जरूरी हैं, ये तो कम जरूरी हैं, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इसलिए मैं ज्यादा कई बार डीप नहीं जाता। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं, ये आप 11th में पढ़ते हैं। और एक इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन जैसे फर्स्ट है, एक इक्वेशन होता है बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल, और एक डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी। अब ये सारे थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, याद होने चाहिए, डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पर। तो अब ये वैल्यू अगर मैं पुट करूं, देखो डेल्टा जी की वैल्यू है एन एफ ई सेल यहां पर, तो इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या होगी, डेल्टा जी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, अब ये देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन वापिस क्या, डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ही रख दूंगा तो वापिस एन एफ, माइनस माइनस प्लस, और डेल्टा जी की जगह वापिस ये रख दूंगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास वापिस माइनस एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो यही चीज तो निकालनी होती है अपने को, ये चीज निकालनी होती है, तो इसको इधर ले आते हैं अपने, पहले एन एफ से डिवाइड कर देते हैं सारे को, एन एफ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी सेल। तो डेरिवेशन है हर चीज का, मतलब प्रूफ भी है, लेकिन जितना सिलेबस नॉलेज का तो कोई लिमिट होता नहीं है, तो डिवाइडेड बाई एन एफ, एन एफ ये भी हट गया, तो ये डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी पी आ गया, इसको आप इधर ले जाओ तो आपका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल निकल आया, डेल्टा टी पी, और ये आ जाएगा डेल्टा एच एन एफ और माइनस ई से। तो इस पे ये इफेक्ट देखना है आपको, तो ये इफेक्ट डेल्टा एच का साइन डिसाइड करेगा। अगर डेल्टा एच का साइन, हम डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एच डिफरेंस जीरो आ गया तो फिर कोई इफेक्ट नहीं, ई सेल जितना है उतना रहेगा। लेकिन इस ई सेल में अब डेल्टा एच एन एफ पॉजिटिव करते जाओगे तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव करते जाओगे तो आप इस पे, ये प्लस हो गया, माइनस कहाँ है, ये इधर हो गया प्लस का इधर। अब देखो अगर मैं यहाँ कह दूं कि डेल्टा एच जीरो, अब वो आपको वो चीज याद बड़ी इजीली हो जाएगी, डेल्टा एच जीरो तो ई सेल कितना रहेगा,
हमेशा डेल्टा ई डेल्टा टी पी इज इक्वल टू ई सेल रहेगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि इफ डेल्टा इज जीरो इनसाइड द फोर सेल रिएक्शन देन नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ सेल। अब मैं कह दूं डेल्टा एच पॉजिटिव, तो पहले कितना सा सेल ई सेल, और ये प्लस हो गया तो ये तो कुछ ऐड हो गया, इसलिए क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ साथ वो इंक्रीज होने लग जाएगा। अगर मैं कह दूं डेल्टा एच नेगेटिव, तो टेम्परेचर के साथ साथ ये ई सेल डिक्रीज होने लग जाएगा। तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, बट नो नीड। जहां नीड है आपका, मेरा पर्पज क्या है, इट इज माई पर्पज टू, आपका जो क्वेश्चन है वो वुड नॉट बी रोंग, वो आपका जो होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए एग्जाम में। तो मैं फिर बोल देता हूं आपको, आप बोलोगे, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप आंसर देते जाओगे। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, क्या डिफाइन करोगे? Variation of Variation of cell EMF of cell with with temperature. temperature at a constant pressure. वेरी गुड, द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब टेम्परेचर का ईएमएफ, सेल के ईएमएफ पर फर्क पड़ सकता है। अब मैं पूछूंगा कि कब फर्क पड़ेगा, कब फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहां से डिसाइड होगा, क्या आंसर दोगे? डेल्टा एच की वैल्यू से पता चलेगा। डेल्टा एच की, डेल्टा एच का साइन जीरो आ रहा है तो कोई फर्क नहीं होगा। डेल्टा एच का Yes, साइन, sir. डेल्टा एच साइन का पॉजिटिव आ रहा है, एंडोथर्मिक है तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर के साथ ईएमएफ, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बना लोगे ये प्रॉब्लम? अब थ्योरेटिकली आ गया, क्वेश्चन का थीम समझ गए इसका। यस सर। और एक और बेटा, फिजिक्स की बात और केमिस्ट्री को मिला के करता हूं, एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो, यू नो पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ? जब सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही हो तो तब तब जितना EMF, हाँ तब ईएमएफ होता है, और अगर सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो फिर उसको हम वोल्टेज या voltage. पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल, फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप, तो ऐसा बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो आज का जो पार्ट है वो ज्यादातर थियोरटिकल मैंने पढ़ाया आपको, इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने किया है। तो अब कुछ जो है अपने पास जितना टाइम है उसमें कुछ कर लेते हैं अपने। हाँ बेटा, आप मुझे 6 नंबर प्रॉब्लम बना के दिखाएंगे। 6 नंबर प्रॉब्लम गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, Mn2 पॉजिटिव, Mn की वैल्यू दे रखी है, फिर 2Mn3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे रखी है, और EMF निकालना है एक रिएक्शन का। रिएक्शन कुछ गिवन है, उनके ई नोट दे रखे हैं, और एक रिएक्शन है जिसमें ई नोट नहीं गिवन है, वो कैलकुलेट करना है। बनाओ जरा, विजुएबल है बेटा सबके लिए 6 नंबर प्रॉब्लम? ये वाला प्रॉब्लम 6 नंबर, गिवन बिलो और द हाफ सेल दे रखी है, Mn2 पॉजिटिव से Mn का दे रखा है, और Mn3 पॉजिटिव से Mn का दे रखा है, इस सेल रिएक्शन के निकालना है। अच्छा बेटा चलो जरा मुझे ये बता दोगे कि बनाओगे कैसे इस प्रॉब्लम को? कल करवाया था ये मैंने आपको। सर डेल्टा जी के डेल्टा। यस बेटा, डेल्टा जी, वेरी गुड। एन और ई से बनाओगे, रिएक्शन देखोगे, देखो फर्स्ट रिएक्शन दिखा लिखोगे पहले, जैसे फर्स्ट रिएक्शन गिवन है आपको, Mn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन Mn, एक रिएक्शन ये आ गया, ये सपोज E1 ले लेते हैं अपने। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है Mn3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और Mn2 पॉजिटिव, ये सपोज E2 दे दिया हमें।
थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, जो निकालना है आपने, वो निकालना है Mn2 पॉजिटिव से Mn और 2Mn+3, ये निकालना है आपको। सबसे पहले तो बेटा आप इस रिएक्शन, ये रिएक्शन है 3Mn2 पॉजिटिव Mn 2Mn, तो पहले इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाओगे कैसे, ये चेक करना है आपने। तो इस इक्वेशन से कैसे बनाओगे, देखो यहां भी आपके पास Mn2 पॉजिटिव और यहां आपको चाहिए 3Mn2 पॉजिटिव, तो क्या करोगे आप सोच सकते हो, ये Mn पॉजिटिव है, इसका Mn इधर लाना होगा। अगर मैं इधर ला के ऐड भी करूंगा तो एक Mn ये और एक Mn ये, इसलिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। इक्वेशन फर्स्ट को क्या हुआ, इक्वेशन थर्ड कैसे मिली मुझे, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड माइनस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा इसके लिए सोचो बेटा। अब इसके लिए सोचोगे तो आपके पास इक्वेशन थर्ड जो आ जाएगा वो कितना आएगा, इक्वेशन थर्ड N3E3। अब काम इजी हो जाएगा आपका, N1E1 माइनस N2E2 इंटू 2, ये इक्वेशन कर दिया। अब E की वैल्यू रख दो, N का वैल्यू रख दो और सोल्व हो जाएगा। कर लोगे। ये जो N की वैल्यू है पर स्पीसीज ही देखनी है, जैसे इतनी ही देखनी है, जैसे Mn2 पॉजिटिव Mn में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो Mn2 पॉजिटिव Mn में कन्वर्ट हो रहा है, 2 का चेंज लेना है आपने, बस 2 का। यहां पर चाहे 2 Mn3 है, लेकिन आपने Mn+3 और Mn+2 का ही चेंज देखना है पर स्पीसीज, क्योंकि वो 2 आ गया जो आना था, वो मल्टीप्लीकेशन में अपने आप आ जाएगा। तो N3 देखो, बताओ जरा N3 कितना लिखूं मैं इसमें बेटा, N3 ये +2 है, ये +3 है, कितना लिखेंगे N3? 6। नो, वही मिस्टेक कर गए ना जो मैंने मना किया है। मैंने क्या बोला है आपको, ये पर स्पीसीज चेक करना होता है, ये N जो होता है, N फैक्टर क्या होता है, पर स्पीसीज होता है। मान लो कितना भी लिख दूं मैं, लेकिन मुझे तो सर चेंज, 3। हाँ चेंज तो पर स्पीसीज देखना है ना हमें, +3 से +2, तो यहाँ ये 3 काउंट नहीं करना, यही देखना है। मैग्नीज यहाँ +2 है और यहाँ कितना है, मैग्नीज यहाँ पर +2 है और यहाँ +3 है, तो चेंज तो 1 का ही आ रहा है ना आपका। और इधर कितने का आ रहा है, Mn+2 और +3, ये दोनों के लिए ले जा रहे हो आप, दोनों को ऐड कर रहे हो आप, तो वो आपको एक ही साइड वाला लेना है, 2 का साइड देखो Mn+2, तो यहां से आ गया Mn+2 M2, कितने का चेंज हुआ, 2 का। और इधर देखो Mn+2 से +3, तो 1 का चेंज आ रहा है, जो ज्यादा वाला चेंज है वहां से लो, क्योंकि ये लूज होगा ये गेन होगा, तो 2 लेंगे यहाँ पर हम। Mn+2 से Mn2 का चेंज आया, Mn+2 से Mn+3, 2 से +3, 1 का चेंज आया है, लेकिन 1 का चेंज जो है वो 1 के लिए है, 1 तो इधर चला गया, 2 है तो 2 का डिक्रीज, 2 का इंक्रीज, तो जो ज्यादा वाला हो वो ले लिया करो, ये 2 आ गया। E3 वैल्यू निकालना। N1 देखो कितना बताओगे मुझे, N1 यहां से देखोगे बेटा, N1 कितना आएगा, सर 2। बिल्कुल सही है 2। E1 की वैल्यू रख दोगे जो भी है। N2 कितना रखोगे बेटा, N2? +3। नहीं बेटा, +3 कहाँ है, N2 ये वाली रिएक्शन है 2, ये यहां पर देखो Mn+3 आ रहा है, यहां पर +2 आ रहा है, तो +3 से +2 कितने का चेंज हो रहा है, +3 से +2 1 का ही तो चेंज हो रहा है। E2 रखोगे 2 तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा वो आपका। तो पर स्पीसीज देखना है, पर यहां मैंने पर स्पीसीज देखा है यहां भी, लेकिन पर स्पीसीज में जो ज्यादा बड़ा हो वो कर दिया करो। देखो यहां पर क्योंकि यहां पर जो हो रही है वो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। यहां तो एक ही प्रोसेस हो रहा है, लूजिंग और गेनिंग। तो यहां पर देखो Mn+2, यहां से 0, कितने का चेंज हुआ, +2 से 0, 2 का चेंज हुआ ना। और इधर देखो कितने का चेंज हुआ, और इधर +2 से 0 रिडक्शन हुआ है, और इधर +2 से +3 ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां 1 का चेंज दिखाई दे रहा है, तो जो मैक्सिमम है वो ले लो, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा दोनों चीजें। इस रिएक्शन को आपने इस टाइप से लेना है, तो इसलिए हम यहां पर 2 यूज करेंगे और बाकी कैलकुलेट कर लेंगे हम। सर ये जो हमारी थर्ड रिएक्शन है ये कैसे आई? ये रिएक्शन कैसे आई, देखो ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन थर्ड कैसे बनी, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो। माइनस क्यों किया, मुझे इस हैंड पे कितने Mn चाहिए,
नेट रिजल्ट में कितने एंड चाहिए मुझे? 3 तो चाहिए, 3 mn चाहिए ना, बैलेंस तो कर रहा हूँ इससे यस इससे। सर। तो 3 है तो 1 mn यहाँ है, लेकिन ये तो यहाँ इधर रखा हुआ है, तो इसको इधर लाने के लिए माइनस करना होगा ना मुझे ऊपर वाली में से ये। लेकिन माइनस भी करूंगा तो 1 mn ही आया, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 mn ये हो गए, 1 mn ये हो गया, 3 mn आएगा। ऐसे करके ये लो, ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेस्ट रहेगा आपका। Mn 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन Mn, इसमें से सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Mn प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन Mn 2 पॉजिटिव, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, तो ये रिएक्शन क्या आएगी देखो, Mn 2 पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -2 Mn प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आए थे, -2 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो गया अपने आप। इधर आ जाओ, इधर क्या हुआ Mn, इधर क्या आ गया -Mn 2 पॉजिटिव, ये माइनस वाला इधर ले जाओ, माइनस वाला इसका भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 2 तो सबके साथ ही मल्टीप्लाई, ये 2 Mn इधर ले जाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो Mn प्लस 2, इधर ये आ गया 2 Mn प्लस 2, इधर हो गया Mn प्लस 2 Mn प्लस 3। तो एक्चुअल रिएक्शन ये हुई हमारे पास। अब इस रिएक्शन में आंसर तो यहीं से निकलेगा, देखो Mn प्लस 2, थर्ड इक्वेशन ये है इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है देखो, Mn 2 पॉजिटिव से Mn में कन्वर्ट होने के लिए +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं देखो बेटा, Mn 2 पॉजिटिव से Mn में +2 से 0 में जा रहे हो, कितना चेंज आया? 2 चेंज इंक्रीज आया डिक्रीज आया? डिक्रीज। डिक्रीज में रिडक्शन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। अब आ जाओ इधर से इधर, इनको देखो, Mn प्लस 2 से Mn प्लस 3 कितने का इंक्रीज हुआ? 1, लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ, इंक्रीज हुआ, और ऐसे Mn कितने 2, तो 2 का डिक्रीज 2 का इंक्रीज, इसीलिए यहां पर एन फैक्टर कितना लेना पड़ेगा मुझे? 2। उसको उसने ऐसे ना लिख के मिला के लिख दिया है। मिला के कैसे लिखा? 1 Mn ये और 2 Mn ये, टोटल मिला के कितना हो गया बेटा? 3 Mn प्लस 3 Mn 2 Mn 2 Mn 3, यही तो था, 3 Mn 2 Mn और 2 Mn 3। यही रीजन था कि मैंने इस रिएक्शन में, मैंने बोला था इस रिएक्शन में इधर भी चेक कर लो, इधर भी चेक कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चेक कर लो, जो मैक्सिमम आए, उधर से +2 से +3 1 आ रहा था, इधर +2 से 0 2 आ रहा था, तो मैक्सिमम 2 वाला ले लिया इनफैक्ट। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखते ही पता लग रहा है, Mn +2 से 0 में जा रहा है 2 ही आएगा, इसमें Mn +3 +4 जा रहा है तो इसमें एन फैक्टर 2 हो गया, इसमें एन फैक्टर 1 हो गया, लेकिन लास्ट वाले में एन फैक्टर 2 आ गया। या ये भी कह सकते हो, जब भी इस तरह की रिएक्शन दिखे तो इस तरह के एन फैक्टर में जो मैक्सिमम एन फैक्टर है वो लगा दोगे। क्लियर? बाकी वैल्यू पुट कर दोगे, अब सारा आ गया, एन फैक्टर का गेम है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम बनाओ बेटा, थर्ड। ये हर एक एक्सरसाइज के पीछे आपकी प्रॉब्लम होती है, ये हर एक एक्सरसाइज के बैक साइड वाली प्रॉब्लम बनाया करो, डिस्कस किया करो, डीपीपी भी देते हैं, ये भी साथ में किया करने आप। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, 2Fe + O2 4H पॉजिटिव, 2Fe + 2 2H2O, E नोट दे रखा है, एट Fe + 3 PO2, ये सब चीजें दे रखी हैं। PS सेल पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। टाइम कम है बेटा, मैं बता ही देता हूं आपको। देखो ये इक्वेशन दे रखा है आपको, 2Fe सॉलिड + O2 4H पॉजिटिव, 2Fe 2 पॉजिटिव, H2O, E नोट दे रखा है इस पूरी रिएक्शन का। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साफ दिख रहा है, वो रस्टिंग वाला ही है, ध्यान दोगे तो। Fe + 2 ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, ऑक्सीजन देखो O2 से O2 नेगेटिव में रिडक्शन हो रहा है, H पॉजिटिव यहाँ है, H पॉजिटिव है, तो वही वाली तो है।
वही वाला रिएक्शन है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ई सेल निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, ई सेल, थर्ड वाला देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन फैक्टर लॉग, देखो प्रोडक्ट में इस तरफ देखो H2O लिक्विड लेना नहीं है, Fe+2 आयन है, तो इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर ले लो, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में सॉलिड लेना नहीं है, ऑक्सीजन लेना है भाई, गैस लेना है, प्रेशर ले लो PO2, H पॉजिटिव आयन लेना है बेटा, H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब तो गिवन है, आपको एन फैक्टर देखना आना चाहिए। एन फैक्टर कैसे देखोगे, एन फैक्टर देखो बेटा आप चाहे ऑक्सीडेशन वाली साइट में आ जाओ चाहे रिडक्शन वाली साइट में आ जाओ, वहां से एन फैक्टर मिल जाएगा। देखो कैसे, एन फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है। इधर देखो Fe से Fe+, ये 2 एक आयरन के लिए हो रहा है, यहां पर कितने आयरन है देखो 2 आयरन, क्योंकि हमें तो O2 के लिए निकालना ना। जैसे O2 का एन फैक्टर कितना लेते हो, O2 का 4, तो ऑक्सीजन की पर स्पीसीज से ज्यादा क्लियर आएगा। क्यों, O2 इधर 0 है और इधर -2 है, तो एक ऑक्सीजन में -2 से -2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और O2 2 होते हैं, 2 × 2 4, तो ये भी तो 4 ही आना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, 4 गेन होने चाहिए। तो Fe से Fe+2 इस रिएक्शन में, Fe से वो बात अलग थी, ये वाली पर स्पीसीज देखा जाता है EMF, लेकिन ये रिएक्शन दे दी पूरी बैलेंस बना करके। तो इसमें इस स्टेप की तरह देखोगे, जो दूसरा स्टेप था लास्ट वाला देखा था आपने, इस स्टेप की तरह देखोगे पूरी रिएक्शन में। तो लास्ट में मैंने बोला था, ये देखो ये लास्ट जो ये रिएक्शन लिखी थी, तो मैंने बोला था इधर से 2 का चेंज है, इधर से भी 2 का चेंज होगा, तो 2 लेना है आपने, वो चीज है। तो आयरन देखो Fe0 से Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज पर Fe, लेकिन 2 Fe ले रहे हो यहाँ और यहाँ, तो ये भी 4 हो गया। तो जो ये इधर और इधर सेम आती है वो वैल्यू एन फैक्टर होती है, एन फैक्टर यूज हो गया आपका 4। ऑक्सीजन से डायरेक्ट भी पता लग रहा था, जहां ऑक्सीजन होता है वो एन फैक्टर 4 आ गया। तो अब देखो आप ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल गिवन है 1.67, 0.059 को अप्रोक्सीमेट 6 ले लो और ये 4 एन फैक्टर आ गया। लॉग Fe+2 आयन की कंसंट्रेशन देखो दे रखी होगी, 10⁻³ मोलर का स्क्वायर 10⁻⁻6। प्रेशर ऑफ O2 देखो, प्रेशर ऑफ O2 0.1 मतलब 10⁻⁻1 लेना है। H पॉजिटिव आयन pH 3 है, तो H पॉजिटिव आयन आएगा, ये फार्मूला होता है 11th वाला, 10H पॉजिटिव 10⁻⁻pH 10 है तो 10-3। तो देखो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3, तो -1 -4 10-2 हो गया ऊपर। तो सोल्व कर लो, 1.67 10-2, तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस 0.064, 10⁻² रह गया ऊपर, 2 आगे आ गया, लोग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 से कैंसिल हो गया, 0.03 ऐड कर दो, 1.67 और 0.03, तो कितना आ गया देखो, अप्रोक्सीमेट 1.7 वाला आंसर आ गया, 1.7। अब पूरा एक्यूरेट कर लेना, पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों आंसर बड़े क्लोज हैं, तो यहां भी पता लग जाना चाहिए हमें। ये 1.67 इधर दे रखा था, प्लस 0.06 लॉग 10-6 दे रखा है, कहीं चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो एक बार फिर। H पावर 4 होगी ना किसकी, सर, H+ की कंसंट्रेशन की पावर 4 होगी ना। कैसे, क्योंकि H+pH कितना दे रखा है हमें, pH दे रखा है 3, तो 3 है तो H+ आयन कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, -3, और इधर दे रखा है 0.1, तो 10⁻⁻1, 3 और 3 -4, ऊपर जाके +4, तो 10⁻⁻2 रह गया, -2 आगे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस आ गया, 0.764 × 2, सर तो रिएक्शन 2 में 4H+ है ना। है। सर रिएक्शन में तो सर 4 आपने सर रिएक्शन में 4H+ है ना। अच्छा, H+ आयन का पावर 4 होगा फिर, ये 4 करो, क्योंकि H+ आयन का कितना आ गया 4 आया, तो ये कितना हो जाएगा, H+ आयन तो कितना आया था 10⁻³ का पावर 4 करो फिर, तो ये कितना हो गया, टोटल करो अब कितना आ रहा है,
10⁻³ 3 को 4 बार कर दो आप, तो 3 और 3 6 12 आ गया, 12 और 1 13 आ गया, 13 ऊपर चले जाओ तो 7 आ जाएगा, 7 किसका आएगा, ये प्लस का 7 आएगा, तो ये अलग आ गया, प्लस का 7 है तो ये माइनस ही रहा, कैलकुलेशन बदल गया भाई, ये पावर भी तो था +4 का, तो 7 आ गया, ये 7 आ गया तो कितना आ गया बेटा, ये 7, इधर 4 ही है, 7 4 आ गया, तो ये आप निकाल लो, 7 6 42 डिवाइडेड बाई 4, तो अप्रोक्सीमेट 0.1 और आ गया, 0.1 माइनस हो जाएगा, तो 1.67 में से 0.1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस हो गया, तो 1.57 आ जाए, ये आंसर आ जाए। हाँ ये ध्यान रखना भाई, यहाँ 4 है तो पावर 4 भी आएगा यहाँ H+ आयन में, और H+ आयन जो आया है 10⁻⁻pH आया है, तो 10⁻³ है ये, तो -3 की पावर 4 आ जाएगी। क्लियर है? तो कैलकुलेशन में देखो ध्यान रखा करो कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से, तो जल्दी जल्दी में कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो मेन है उसकी प्रैक्टिस, कैसे आपने प्रैक्टिस करना है अब इसका। क्लियर बेटा? कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में, कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हो आप, यू कैन आस्क। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये आपने 0.059 को 0.06 कैसे कर दिया? अप्रोक्सीमेट ले लिया ना, 0.059 को 9 हटाएंगे तो एक आगे बढ़ा देंगे, तो 0.06 लिख सकते हैं ना, कैलकुलेशन Okay, इजी हो sir. जाएगी, वो इजी हो जाएगी Okay, sir. कैलकुलेशन Okay, हमारी। sir. तो जब भी फास्ट आपको करनी हो तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है बेटा? चलो अब मैं आपको लीव कर रहा हूं मैं इसको, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फेस टेस्ट, अच्छे से करना है उसको बढ़िया से। थैंक यू भाई सर। नंबर कितना भी आए ये मैटर नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि नेगेटिव कम से कम होने चाहिए, उससे आपको आपका अंदाजा लगेगा कि कितनी प्रिपरेशन है और कितनी और करनी है। नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव मिनिमम होने चाहिए आपके। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन।